नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। मेरे साथ 3 अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी आपके लिए जुड़ेंगे। लखनऊ से पंकज झा, पटना से प्रभाकर कुमार, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ेंगे और विस्तार से आपको 4 बड़ी खबरों के बारे में हम बताएंगे। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, 4000 के पार एक्टिव मामले यहां पर पहुंच गए हैं। इस पर भी आपको हर डिटेल यहां पर देंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर आपके पास चलते हैं। पंकज, बताइए, अयोध्या से क्या बड़ी खबर है? देखिए, अयोध्या से खबर सबसे बड़ी है और उसके लिए अयोध्या नगरी जी सज धज कर तैयार है और कहा जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या पधार रहे हैं। पुरुषोत्तम राम अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पधार रहे हैं, यानी 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे विस्तार से और सिकता जो कि वहाँ अयोध्या में लगातार कवरेज कर रही हैं हमारी सहयोगी, उनसे भी हम जुड़ेंगे। अब चलते हैं मुंबई से खबर है बकरीद को लेकर। इस हफ्ते के अंत में बकरीद का त्यौहार मनाया जाने वाला है और उसको लेकर महाराष्ट्र में विवाद हो गया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो गौ रक्षा आयोग बनाया गया, उसने एपीएमसी जो तमाम कृषि उत्पन्न बाजार समितियां हैं उनको सिफारिश की है कि किसी भी प्रकार के जानवर 3 से 8 जून के बीच ना बेचे जाएं। अब इसका मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इस तरह के सिफारिश का विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि एक तरह से बकरीद में खलल डालने का प्रयास है और इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। तो इसी खबर पर आज हम मुंबई से बात करने वाले हैं। अब आइए चलते हैं बिहार, मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और अब बिहार से आज हम बात करेंगे सीटों को लेकर जो घमासान चल रहा है, जो दबाव की राजनीति चल रही है। चाहे आप बात करें चिराग पासवान की, जिन्होंने एनडीए में दबाव बनाया हुआ है ये बोलकर कि वो बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते हैं, या फिर आप बात करें जेएमएम की, जो कि लगभग 20 से 25 सीटें बिहार में मांग रही है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होगी। कांग्रेस 100 सीटों की मांग पर अड़ी है और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं वो 70 सीट मांग रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों ही खेमों में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है और सभी पार्टियां दबाव बना रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो उनकी झोली में आए। इस पर हम बिहार में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं दिल्ली, ताबिश के पास। शुक्रिया प्रभाकर। दिल्ली से हम बताएंगे कोरोना के असर के बारे में कि क्यों अचानक से कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ने लग गए हैं और एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, आपको किन बातों का ख्याल यहां पर रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्योंकि यूपी से ही है, पंकज, तो आप शुरुआत कीजिए और बताइए कि क्या कुछ वहां पर खास है और क्या खबरें वहां से अब आ रही हैं। अयोध्या सज धज कर तैयार है, चारों तरफ उत्सव सा माहौल है और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं 5 जून को अभिजात मुहूर्त में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा का, उनके अयोध्या पधारने का। सांकेतिक रूप से भगवान राम, माँ जानकी और भगवान राम के 3 भाई जो हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और साथ ही उनके सबसे परम भक्त हनुमान जी, जिसको राम दरबार कहा जाता है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस मौके पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां इस विशेष पूजा में शामिल होंगे। उस दिन उनका जन्मदिन भी है, इसीलिए खास आयोजन हो जाता है। आपको याद होगा कि 22 जनवरी को पिछले साल भगवान राम की यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम यानी बाल रूप में जिनकी पूजा होती है उन्हें रामलला कहते हैं और राजा महाराजा धीराज के रूप में भगवान की जो पूजा होती है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी 5 जून को। एक विशेष मुहूर्त है, उसको कहते हैं अभिजात मुहूर्त, और अभी से वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो पूजा जिसको अनुष्ठान कहा जाता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कल सबसे पहले जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है अयोध्या नगरी में वो है सरयू, जिनका स्थान गंगा मैया की तरह है। सरयू से महिलाओं ने अपने कलश में जल भरा और चारों तरफ एक तरीके से शोभा यात्रा निकालते हुए हनुमानगढ़ी से, कनक मंदिर से होते हुए सब लोग यज्ञशाला में गए और वहाँ एक प्रायश्चित पूजा की गई। वहाँ पर इससे पहले मंगलाचरण हुआ था। उसके बाद आपको बताऊं कि वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, काशी, अयोध्या, हरिद्वार, कई शहरों से जो पुरोहित हैं उनको खास तौर से बुलाया गया है, उन सब ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके पहले फ्लोर पर यानी पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
8 कुल मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक तो राम दरबार है, इसके अलावा 7 अलग अलग देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन इस बार 22 जनवरी की तरह भीड़ न जुटे और कोई अव्यवस्था न फैल जाए, इसीलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने देशवासियों से, श्रद्धालुओं से अपील की है कि 5 जून या उससे पहले आने के लिए, भीड़ लगाने के लिए वो अयोध्या नहीं पहुंचे। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए राम दरबार की, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार आएं। इस तरह की अपील चंपत राय की तरफ से जारी की गई है। उससे पहले मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश, जिसको आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कलश के ऊपर में सोने की परत चढ़ाई गई है। दिव्य और भव्य लग रहा है। स्वर्ण कलश एक बार वहां स्थापित हो गया। उसके बाद से राम मंदिर की जो एक तरीके से छटा है, छवि है, वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो इससे मैंने कहा कि आज वो तारीख है 3 जून, जब से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 तारीख को भी पूजा हवन होगा, 4 तारीख को भी होगा और 5 तारीख को वो अभिजात मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम दरबार की। वहां पर आप जानते हैं कि 5 जून को, माफ करिएगा, 5 अगस्त को वहां पर सबसे पहले राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। हमारी सहयोगी सिकता देव वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार कवरेज कर रही हैं, सबसे बात कर रही हैं वहां के पुरोहितों से, इस व्यवस्था में जुटे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से कि क्या क्या किस तरीके से पूजा होगी। और आपको बताऊं कि जयपुर से मकराना पत्थर से जो भगवान राम की मूर्ति बनी है, यानी पूरे राम दरबार की जो मूर्ति बनी है, उस मूर्ति को बनाया है वहाँ के कलाकारों ने, वहाँ के शिल्पकारों ने, वहाँ के मूर्तिकारों ने मकराना पत्थर से। पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से योगी राज ने रामलला की मूर्ति बनाई, जो भव्य मूर्ति जिसकी रोज पूजा होती है, आरती होती है। वो पुराने रामलला भी जो सालों तक टेंट में रहे, उन रामलला को भी मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। तो हम चलते हैं अयोध्या नगरी, वहाँ से जानते हैं कि आखिर अयोध्या में क्या चल रहा है। तो हमारी सहयोगी सिकता जी वहाँ मौजूद हैं। सिकता जी, बताइए कि वहाँ अभी हो क्या रहा है, अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? आज क्योंकि मंगलवार है और जो आम भक्त है पंकज, वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो भीड़ कल के मुकाबले आज ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल और परसों इतनी भीड़ नहीं होगी। जैसा कि आप भी खुद दर्शकों को बता रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है, इसे सोचकर आप ना आएँ। आपको अगर रामलला के दर्शन करने हैं, राम मंदिर आना है, तो उस लिहाज से आप आ सकते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट ने यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं किया है और मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है यहाँ पर अयोध्या में। इसलिए ट्रस्ट लगातार ये अपील कर रहा है कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ना पहुँचे। जब आम श्रद्धालुओं के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 जून को जब एक और तारीख दी जाएगी, जब आम श्रद्धालुओं के लिए सभी मंदिर और राम दरबार खुल जाएंगे, तब लोग दर्शनों के लिए पहुँच सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अगर 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये जो मंदिर है और राम दरबार है, वो आम श्रद्धालुओं के लिए तुरंत नहीं खुलने वाला। हाँ, राम दरबार को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं कि संख्या को तय कर करीब 50 से 75 लोगों को पर एंट्री देकर बिना वीआईपी पासेस के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिल सकती है। हालांकि उस पर भी अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। तो तुरंत ये आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलने वाला। और इसका जो मैग्नानिमिटी है, जो पिछले साल हमने पंकज देखा था, उतनी बड़ा भव्य आयोजन तो नहीं, मंदिर के अंदर ज़रूर पूरे अनुष्ठान उसी तरह से किए जा रहे हैं जैसे कि पिछले साल हुए थे। लेकिन बाहर शहर में जैसी व्यवस्था थी आम दिनों के लिए, वैसी ही व्यवस्था है। हमने कुछ देर पहले यहाँ अयोध्या के एसएसपी से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो है वो उतना ही रहने वाला है, करीब 80,000 से 1 लाख तक पर डे। तो उसी लिहाज से इंतज़ाम भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन कर रही है। लगातार अपील कर रही है कि क्योंकि ये मंदिर नहीं खुलने वाले प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद, इसीलिए थोड़ा रुक कर आएँ और आराम से आएँ जब तारीखें तय हो जाएँ। पंकज, सबसे बड़ी दिलचस्पी लोगों की है, और वो उस वक्त भी थी जब पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था रामलला की। हर घर में राम कथा गाई सुनाई जाती है और राम सबके दिलों में है जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो उस वक्त भी बड़ा ये था कि भगवान रामलला जो है दिखेंगे कैसे। अब सबके मन में है कि राम दरबार वाले जो भगवान राम होंगे या माँ जानकी होगी, उनकी छवि लोग कब देखेंगे, पूरा देश वो जानना चाहता है। तो सिकता, इस पर कुछ बताएंगे आप कि कब लोग पहली बार उनके दर्शन कर पाएंगे, डिजिटल ही सही, कैसे देख पाएंगे?
बताया जा रहा है पंकज कि जब मुहूर्त होगा 5 तारीख को करीब सुबह 11:30 बजे, तब उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जैसा कि पिछले बार भी हुआ था, तब राजा राम का जो स्वरूप है, उनके परिवार का जो स्वरूप है, उनके दरबार का जो स्वरूप है, तब लोगों के सामने आएगा। और बाकी जो देवी देवता हैं जिनकी प्रतिष्ठा की जा रही है बाकी मंदिरों में, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी दिन ये पूरा स्वरूप आम दर्शकों के लिए, आम भक्तों के लिए, हम सभी के लिए बाहर आ पाएगा। जैसे कि जो जानकारी मिल रही है, आप भी लगातार बता रहे हैं कि जो मूर्तियां हैं राम दरबार की, वो राजस्थान के जो संगमरमर हैं उससे बनाई गई हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो सफ़ेद होंगी या फिर अभी उसके बारे में कोई जानकारी हालांकि कोई औपचारिक तौर पर तो नहीं दे रहा है। संगमरमर की ये मूर्तियां हैं। कुछ तस्वीरें प्रथम तल की कल बाहर आई थी, बहुत ज़्यादा भव्य है, ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा भव्य और ज़्यादा बड़ा प्रथम तल दिख रहा है। तो ऐसे में आप उसकी भव्यता देखने लायक होगी। हालांकि हमको अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 5 तारीख को जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी उस प्राण प्रतिष्ठा की, तभी सभी बातें सामने आ पाएंगे। फिलहाल अभी सब कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन जो दर्शक और जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे मेरी लगातार आज सुबह बात हुई। कुछ को तो पंकज ये जानकारी भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा अंदर हो रही है, और जब उनको बताया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि काश हम अपनी टिकट कैंसिल करके हम रुक जाएं, 5 तारीख को राजा राम का स्वरूप देखकर ही लौटे। तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो राम लला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनको ये जानकारी भी नहीं है कि अंदर तमाम ये अनुष्ठान और आयोजन हो रहा है। बहुत धन्यवाद तो सिकता, बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आमतौर पर सनातन धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके घरों में भगवान राम की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह की जाती है, न कि रामलला की। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, अयोध्या के राम मंदिर वाले महाराजा धीराज राम की छवि कैसी होगी, उनकी मूर्ति कैसी होगी। अब ये खुलकर बात तो 5 तारीख को, 5 जून को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की सियासत हो रही है। जितेंद्र बताइए, कुर्बानी को लेकर क्या विवाद है वहां पर? धन्यवाद ताबिश। तो महाराष्ट्र से खबर बकरीद को लेकर ही है, और बीते 3-4 सालों से ये देखने में आ रहा है कि बकरीद से पहले कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, और ये साल भी उसका कोई अपवाद नहीं है। इस साल भी बकरीद को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ है, और इस बवाल के 2-3 तरह के पहलू हैं। एक तो ये कि महाराष्ट्र का जो गौरक्षा आयोग एक बनाया गया है, उसकी ओर से एक सिफारिश जारी की गई, और सिफारिश ये जारी की गई कि कृषि उत्पन्न बाजार समितियां जो हैं, APMC मार्केट जिनको हम कहते हैं, वहां पर जानवरों को ना बेचा जाए। और ये पाबंदी स्पेसिफिक तारीखों को लेकर लगाई गई, 3 जून से लेकर 8 जून तक, यानी कि इस बीच में बकरीद पड़ रही है। तो इसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां जो है उन्होंने ऐतराज जताया है, और ये कहा है कि ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, समुदायों के बीच आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इस तरह की सिफारिश पर अमल नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सिफारिश है और इसको अमल करने का काम सरकार का होता है। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये कि नीतीश राणे, जो कि राज्य की महायुति सरकार में, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दे दिया और कहा कि मुसलमानों को बकरीद वर्चुअल तरीके से मनाई जानी चाहिए, वर्चुअल तरीके से बकरीद को मनाएं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि जब भी दिवाली का त्यौहार आता है तब लोग आपत्ति जताने लगते हैं कि दीपावली मनाने से प्रदूषण होता है और इस तरह से दीपावली नहीं मनाई जानी चाहिए। जब होली का त्यौहार आता है तब लोग पानी की बर्बादी का सवाल खड़ा करते हैं। तो इसी तर्क को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि बकरीद से भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाया जाना चाहिए। तो ये नीतीश राणे का बयान है। आइए सुनते हैं नीतीश राणे ने इस मामले में क्या कहा। कोई भी हमारा जब हिंदू त्यौहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी फटाके मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे?
तो आपने सुना नीतीश राणे को, जो कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, और नीतीश राणे का ये कोई पहला इस तरह का बयान नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के बयान जो है नीतीश राणे दे चुके हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है, भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है और उनके ऊपर मामले भी दर्ज हुए हैं। खैर, उन्होंने ये जो बयान दिया है इस पर भी बवाल हुआ है। और महाराष्ट्र में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आइए उनको सुनते हैं। सुने, अंदर ये बात हुई ना कि अब की जो कुर्बानी बकरीद हो रही है उसमें सब सिचुएशन सही होना चाहिए, सब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह बात सुना। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में मचे बवाल पर, और किस तरह से नीतीश राणे ने जो बयान दिया उसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, और जो गोरक्षा आयोग बनाया गया था उसने जो नोटिफिकेशन निकाला था, जो सिफारिश की थी, उसको लेकर किस तरह से हंगामा हुआ, तो ये सारा मसला चल रहा था। अब कल के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ना निर्मित हो, कोई किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, उसके लिए जो है उन्होंने जायजा लिया सुरक्षा इंतजामों का, और साथ में ये भरोसा भी दिलाया कि ऐसी किसी सिफारिश को जो है उसको अमल में नहीं लाया जाएगा, और बकरीद जैसे मनाई जाती थी महाराष्ट्र में उसी तरह से मनाई जाएगी। हालांकि हमने देखा कि कुछ और भी मसले रहे विवादों के, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज का इश्यू रहा, उसको लेकर भी कई हाउसिंग सोसाइटीज में कुछ मेंबर्स जो है उसके रहने वाले वो आपत्ति जताते हैं हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में कुर्बानी देने के लिए, तो ऐसे वो इश्यू भी उठाया गया। लेकिन ये कहा गया कि अगर हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से एनओसी मिल जाती है तो फिर बीएमसी वहां पर बीएमसी या पुलिस की ओर से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी कुर्बानी देने के लिए, तो ये चीज भी स्पष्ट की गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से ये विवाद हो रहा है ये कोई नया नहीं है। महाराष्ट्र में बीते 3-4 सालों से बकरीद को लेकर ऐसे मसले बकरीद से ठीक पहले खड़े हो जाते हैं। मैं इस बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब तक का अपडेट क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने क्या अंतिम फैसला लिया है? जिस तरीके से कल इस पर राजनीति भी देखी गई, और साथ ही साथ जो कल मुख्य बैठक हुई थी जिसके अंदर तमाम विधायक थे, बीएमसी कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेड्स थे, उसके साथ जिस तरीके से बैठक के बाद ये सब तय किया गया कि पहली बात तो जो कत्ल खाने होते हैं, जो स्लॉटर हाउसेस है, वो बड़ी मात्रा में नहीं है अगर मुंबई की बात करें, और उसके चलते जो कुर्बानी दी जाती है वो ज़्यादा है। तो जिन सोसाइटीज़ अलाउ करती है, एनओसी देती है, उन्हें बीएमसी और पुलिस तुरंत एनओसी दे दे और वहाँ पर इसके इंतजामात किए जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है उसको लेकर के कल खुद अबू आजमी ने मुख्यमंत्री से किरीट सोमैया कहे या नीतीश राणे दोनों के खिलाफ कंप्लेन भी की, और साथ ही साथ ये बताया कि इनके बयानों से सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव और पैदा होता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनका मुंह बंद किया जाए। इस तरीके की कल कंप्लेन अबू आजमी ने मुख्यमंत्री से की है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे बयानबाजी नहीं होगी और राजनीति नहीं की जाएगी। वहीं जो एक मुख्य मांग थी कि जिस तरीके से गौ सेवा आयोग द्वारा जो सिफारिश की गई है उसको अमल में नहीं लाना चाहिए, इस पर भी कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, और खास करके जो बकरे हैं जिनकी खरीदी और बिक्री की जाती है, जिसके मायने होते हैं बकरीद के लिए, वो जारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कल जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ उसमें सारी चीज़ों पर अश्योरेंस दिए गए हैं, और उसके साथ ही साथ जो हर साल की तरह बकरीद मनाई जाती है उसी की तरह बकरीद मनाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है सभी विधायकों को जो कल मुख्य तौर पर मौजूद थे। और ख़ास करके जो वर्चुअल बकरीद मनाने की सिफारिश करते हुए मंत्री नीतीश राणे नज़र आ रहे हैं, उस पर साफ तौर पर सभी ने विरोध किया, और कहा गया है कि संविधान में धर्म को मानने का अधिकार है और हम इसका पालन करते हुए आने वाला जो पर्व है वो मनाएंगे, कुर्बानी देंगे। तो जी
अभिषेक, ये बताइए कि ज़मीन पर हकीकत क्या है? हर साल जो है मुंबई के बाहर से बड़े पैमाने पर बकरे आते हैं, एपीएमसी मार्केट या देवनार के आसपास जो है उनका सेल होता है। तो अब ये जब सारा कुछ चल रहा है तो ज़मीन पर इस वक्त क्या सच्चाई है? क्या एपीएमसी में बकरों को बेचा जा रहा है? क्योंकि जो सिफारिश की गई थी, हालांकि उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, उस सिफारिश में तो किसी भी तरह के जानवर की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब क्या बकरों को उससे मुक्त कर दिया गया है और क्या बकरों की खरीद फरोख्त वहां पर हो रही है? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से जो गौ सेवा आयोग द्वारा ये जो सिफारिश की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि बकरी के नाम पर कहीं गौ हत्या ना हो, ऐसा उनका आशंका है। इसके चलते ये सिफारिश की गई थी। लेकिन अगर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो बकरों की कुर्बानी होती है और बकरे जो लाए जाते हैं वो देवनार के कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में लेके आते हैं और बड़ी तादाद में लेके आते हैं। और उसकी अगर आप जायज़ा लें तो वहाँ पर उतनी हालात और व्यवस्था नहीं है कि इतने सारे बकरे जब एक साथ लेकर आ जाते हैं, उनकी जो बिक्री खरीदी होती है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसमें तमाम दिक्कतें आती हैं। ये भी कल मामला उठा था और इसको भी प्रशासन ने कहा गया था कि इस पर जो सहूलियत होनी चाहिए वो हम किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल की तरह जो सोसाइटीज़ में, खास करके अगर आपको बता दें मुलुंड और घाटकोपर की ऐसी कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है और इस पर सरकार को भी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की गई है। तो साफ तौर पे निर्देश है, जो सोसाइटी आपको एनओसी देगी वहाँ कराना चाहिए और जो नहीं देगी तो उसके नज़दीक के कत्ल खाने में आप कुर्बानी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि बकरीद के मौके पर जो है किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा और राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब आइए आगे की खबर के लिए चलते हैं पटना मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में हम बात करेंगे कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो अपने अपने घटक दलों पे ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने के लिए कैसे दबाव डाल रहे हैं। पहले आपको स्थिति समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप बात करें एनडीए की तो वहां चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वो वापस बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कुल मिला के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये चिराग पासवान की दबाव की रणनीति है और इसके तहत वो अपने बीजेपी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पाले में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए। अगर आप बात करें इंडिया अलायंस की तो वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस का एक पार्टनर है, उसने घोषणा कर दी है कि बिहार में सभी 243 सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि उसका कोई गठबंधन बिहार में कांग्रेस या राजद के साथ नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो कि झारखंड में सरकार चला रही है, वो लगभग 25 सीटों की मांग कर रही है। वैसे सीट जो कि बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित है, वो मांग कर रही है कि उन्हें 20 से 25 सीटें वहां दी जाए। अब बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 19 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस की मांग जो है लगभग 100 सीटों के आसपास की है, जिस पर राजद बिल्कुल भी राजी होता हुआ नहीं दिख रहा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी वो लगभग 70 सीटों की मांग कर रहे हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री पद पे भी अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ये जो पूरी कवायद चल रही है, जैसे जैसे बिहार में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं अपने बाकी दलों पर दबाव डालने की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पाले में आए। क्या ये दबाव काम करेगा और क्या ये चुनाव से ठीक पहले ये दबाव सही है? क्या उसका नुकसान जो है वो पूरे गठबंधन को होता है? इसी पे आज हम विस्तार से बिहार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ फैजान अहमद साहब जुड़े हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर पैनी नज़र रहती है इनकी और उसे बखूबी समझते हैं। फैजान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो में। पहले तो आपसे समझने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये जो दोनों दलों में, चाहे आप एनडीए की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो एक महाभारत सा दिख रहा है। इंडिया अलायंस में खासकर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि शायद उनके दलों की संख्या भी ज़्यादा है। ये जो सीटों को अपने पाले में करने की जो कवायद है, इससे आपको लगता है कि उनको कुछ फायदा होगा या कुल मिला के जो पूरा गठबंधन है उससे नुकसान होता है इससे? देखिए, जो बिहार में जो दो गठबंधन है, जो दो अलायंस हैं, उसमें जो भी शामिल पार्टियां हैं, उन लोगों ने अपनी एक ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है, प्रेशर, जिसे आप प्रेशर टैक्टिक्स कहें या प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, और उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें मिलें लड़ने के लिए। हालांकि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी ताकत कितनी है
और वो कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं और कितनी सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव जब आता है तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ख़ासतौर से जो अलायंस के जो पार्टनर होते हैं, वो अपने बड़े दलों पर जो लीडिंग पार्टनर्स जो होते हैं उन पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। अब देखिए, चाहे वो आप एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों में जितने भी दल हैं, ख़ासतौर से रीजनल पार्टीज जो हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा देख रहे हैं और वो प्रेशर ज़्यादा बनाते भी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, किसी को 5 मिलेगी, किसी को 10 मिलेगी। आप रीजनल पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कीजिए। देखिए, कांग्रेस को पिछले चुनाव में यानी 2020 में 70 सीटें दी गई थी इंडिया अलायंस की तरफ से, राजद की तरफ से। उनका स्ट्राइक रेट देखिए आप, 19 सीटें उन्होंने जीती, बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट है। और राजद के नेता ये मानते हैं कि इस बार उनको 70 भी नहीं मिलनी चाहिए, उनको 40 के आसपास में समेट देना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतने कैंडिडेट भी नहीं होते हैं जितने सीट वो मांगते हैं। इसके उलट कांग्रेस जो है वो 100 सीटों की मांग कर रही है। वो मांग के ये चल रही है कि 100 सीटें अगर हम मांगेंगे तो वापस 70 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वीआईपी की बात करें, चाहे और भी जो घटक दल हैं इनकी उनकी बात करें, इन्हें गठबंधन की सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको केवल अपने पार्टी से मतलब है, बाकी गठबंधन के स्कोर्स जो है वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। देखिए प्रभाकर जी, ठीक है, आपने कांग्रेस की बात कही। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बिहार में उसकी क्या हैसियत है ये भी तो आप देखिए। बिहार में तो वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है। वो आरजेडी, उसके जो अलायंस पार्टनर हैं उसमें आरजेडी सबसे नंबर 1 पार्टी है। इसलिए कांग्रेस भी बिल्कुल उसका रवैया जो है बिहार में वो रीजनल पार्टी की तरह ही है और उसी तरह से उसकी डिमांड भी हो रही है। ठीक है, 70 पार्टियों पर लड़ी, उसका स्ट्राइक रेट बहुत, आप कह रहे हैं बहुत पुअर था, 19 जीते। इस बार फिर वो कह रहे हैं 70 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, 90-100 सीटें भी मांग रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो बातें जो बट वो रियलिस्टिक नंबर क्यों नहीं मांगते हैं? वो ऐसा क्यों नहीं मांगते हैं नंबर जो उनको लगता है कि भाई आप मुझे 50 सीट दीजिए, मैं उसमें से आपको 40 नहीं, देखिए वो मजबूरी, प्रभाकर जी देखिए वो मजबूरी होती है, पार्टियों की मजबूरी होती है। वो कम सीटें नहीं मांग सकते हैं, वो ज़्यादा सीटें इसलिए मांगते हैं कि ताकि अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को और अपने लीडर्स को ही बता सकें कि देखिए हमने ये अलायंस में अपने आपके साथ ये मुआहदा किया है, हम ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के मामला है कि अपनी दुकान चमकानी है। अच्छा, एनडीए भी इससे अछूता नहीं है। आप एनडीए को देखिए, चिराग पासवान ने 10 दिन पहले जो शगुफा शुरू किया है कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, जानकार मानते हैं कि वो चुनाव लड़े ना लड़े, एक तरह से एनडीए पर और भाजपा पर खासकर ये दबाव बनाने की रणनीति है। आप बात कीजिए जीतन राम मांझी की, उन्होंने अभी से ही बोल दिया है कि हमें 30 से 35 सीटें कम से कम चाहिए। तो 243 से आप आगे नहीं जा सकते ना। जदयू ने क्लियर कर दिया है कि जितनी सीटें पर भाजपा लड़ेगी उतनी सीटें हमें चाहिए। तो आपको जितनी सीटें आपके घटक दल मांग रहे हैं और जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, तो इसका नुकसान तो एनडीए को भी होगा। देखिए, पार्टियों की मांग को देखिए और उनका कितना बढ़ चढ़ के वो लगाते हैं कि मुझे इतनी सीटें मिले। अगर मैं कहता हूं कि बिहार असेंबली में सीटों की संख्या 500 भी हो तब भी कम पड़ जाएंगी। कोई 100 मांग रहा है, कोई 70 मांग रहा है, कोई 75 मांग रहा है, कैसे हो सकता है? और किसी में 5 अलायंस है, किसी में 6 अलायंस है, पार्टनर्स हैं। तो ऐसी हालत में देखिए बाद में यही होता है। वो देखिए शुरू में ज़रूर वो इस तरह के दबाव बनाते हैं, लेकिन बाद में जब चुनाव आने का समय हो जाता है, करीब आ जाता है, तब वो फिर वो थोड़ा दबाव की राजनीति में आ जाते हैं और वो अपना नीचे थोड़ा अपना डिमांड को थोड़ा कम करते हैं इस तरह से, ताकि अलायंस ठीक से बना रह सके। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ठीक है, वो कोई जो 100 मांग रहे हैं शायद उनको 10 मिले, आखिर आते आते वक्त तक उनको 10 ही सीट मिले। लेकिन ऐसा आमतौर पर इसलिए भी मुमकिन हो पाता है क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और उनकी हैसियत क्या है, उनकी कितनी पहचान है और उन्हें कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं। अब चाहे वो आप देखिए, आपने अभी चिराग पासवान की बात कही, ठीक है, उन्होंने एक शोषा ज़रूर छोड़ा है उनकी पार्टी ने कि वो बिहार से चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार फर्स्ट का उनका जो कंसेप्ट है, जो थीम है, उसी पर वो चलते हुए बिहार पर फोकस करेंगे। तो बिहार पर फोकस करने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, तभी ना हम बिहार पर फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री बनने का भी बताया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन
कुल मिला के ये सच्चाई है, सबके सामने है और इससे वोटर्स भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा पर दबाव बनाने की बात हो या राजद पर दबाव बनाने की बात हो, और वोटर इन सारे तमाशों को देखते हुए अपना फैसला सुनाएगा बिहार के चुनाव में। तो चलिए बाकी की खबरों के लिए हम दिल्ली का रुख करते हैं ताबिश के पास। यहाँ पर हो रही है, महाराष्ट्र में भी कुर्बानी को लेकर सियासत है, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर सियासत है, लेकिन एक खबर ऐसी है जो पूरे देश के लोगों के लिए थोड़ी फिक्र पैदा कर रही है और ये कोरोना वायरस को लेकर है। इस पर अब विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है और देश के कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना के मामले 4000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में कोरोना के कुल मामले 4026 पहुंच गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल से हैं, 1416 केस यहां पर हैं और इसके बाद अगर दूसरी जगहों पर आप देखें तो महाराष्ट्र में 494 केस हैं, तीसरे नंबर पर गुजरात है, 397 यहाँ पर मामले हैं एक्टिव कोरोना के। वहीं 393 एक्टिव मामलों के साथ देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर है। तो एकदम से जो कोरोना के मामलों में ये उछाल देखने को मिला है, ये फिक्र यहाँ पर बढ़ा रहा है। आखिर क्यों इतनी तेजी से कोरोना के केस एकदम से यहाँ पर बढ़ने लग गए हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर सुशीला हमारे साथ जुड़ रही हैं मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर सुशीला, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कोरोना के केस जो एकदम से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लोग भी इस बात को देख रहे हैं, एक फिक्र सी पैदा हो रही है कि कहीं फिर से बहुत ज्यादा केस तो नहीं आने लग जाएंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर फिक्र करने की वजह है ये? थैंक यू ताबिश। देखिए, केसेस तो बढ़ रहे हैं और इसकी सारी शुरुआत हुई थी अप्रैल में, जब सिंगापुर ने केसेस रिपोर्ट करने शुरू किए और 25 मई तक हमारे कुछ 270 के आसपास थे। अब क्योंकि बीच में टेस्ट करना भी बंद कर दिया था या कम कर दिया गया था, तो अब जैसे पता चला है कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ी है, सरकार ने भी बढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ रहा है। मेनली बात देखने की ये है कि क्या जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो कोरोना की वजह से एडमिट हो रहे हैं या क्रॉनिक डिजीज की वजह से एडमिट हो रहे हैं। मेरा पिछले एक हफ्ते का अनुभव ये है कि हाँ, पॉजिटिविटी रेट बढ़े हैं, हमारे अस्पताल में भी बढ़े हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट जो है काफी माइल्ड सिम्टम्स से हैं, जिनको 1-2 दिन खांसी जुकाम बुखार और गला खराब रहता है और उसके बाद तीसरे चौथे दिन वो अपने आप को वाली परेशानियां तो नहीं हो रही हैं जो हमने दूसरी वेव में देखी थी कि कहीं ऑक्सीजन के लेवल गिर रहे हो या सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही हो? ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज जरूर हैं, वो भी इक्के दुक्के 2-4 नंबर में ही हैं और उनमें भी मोस्टली बिकॉज क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा है या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और ऐसे पेशेंट्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, चाहे फ्लू हो जाए, तो वो जो क्रॉनिक कंडीशन है वो डीकम्पनसेट हो सकती है या कभी कभी हो जाती है, तो उस वजह से उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। अभी तक कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो हम सिम्टोमेटिकली कर रहे हैं और पेशेंट या तो मोस्टली घर पे ठीक हो रहे हैं और 1-2% जो एडमिट हो रहे हैं उनको भी हम उनकी क्रोनिक डिजीज को मैनेज करते हैं तो पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ जाता है। अच्छा, ये 4 वेरिएंट्स का जो यहाँ पर नाम चल रहा है डॉक्टर सुशीला, इसके बारे में जरा बताइए क्योंकि आम लोगों के लिए जानना जरूरी है। 4 वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? अलग अलग तरह से इनका असर हो रहा है या ये सिर्फ एक म्यूटेशन है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तेजी से फैलने वाला कोरोना का हमने देखा था उसके? जी, तो इनका जो पेरेंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन ही है। फिर ओमिक्रॉन में कुछ एक म्यूटेशंस आ जाने से वो JN1 हो जाता है या वो LF7 हो जाता है, NB1. तो ये मेजरली ओमिक्रॉन के ही सब टाइप्स हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसमिशन का जो है या इनकी सिवियरिटी है वो वैसी ही है, क्योंकि इनका जब हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस बदल जाते हैं और सीक्वेंस बदल जाने से उसका नाम चेंज हो जाता है। और जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट किसी भी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम 2020 से देखें अब तक तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ओमिक्रॉन कई तरह के चेंजेस हमारे को इस वायरस में देखने को मिले हैं, लेकिन आफ्टर डेल्टा वेव, डेल्टा वेरिएंट मुझे मैं कहूँ कि कोई बहुत ज्यादा किसी ने सिवियरिटी या मोर्टेलिटी बढ़ाई हो तो ऐसा नहीं है। जी, अच्छा, क्योंकि मामले 4000 के आसपास जो एक्टिव हैं वो यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन कई सारे जो लोग हैं वो जल्दी ठीक भी यहाँ पर हो जा रहे हैं, तो ये भी जरा आप बता दीजिए कितना वक्त इसमें लग रहा है लोगों को ठीक होने में? मोस्टली जो पेशेंट हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन नहीं है उनमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं हाई ग्रेड फीवर 1 या 2 दिन का, साथ में गला खराब या थोड़ा रनिंग नोज वगैरह का।
तो बुखार सिर्फ 2-3 दिन का ही रहता है। उसके बाद गला खराब, खांसी, जुकाम और कमजोरी हो सकता है 5 से 7 दिन और रहे। लेकिन मोस्टली जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटल का स्टाफ भी है, तो अगर उनको टेस्ट करते हैं दूसरे तीसरे दिन वो अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते हैं कि क्या हम काम के लिए आ सकते हैं, पर हम उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से करते हैं। और जिनको हो जा रहा है कोरोना, उनके लिए आप क्या एहतियात यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको कैसे फिर अपने आप को रखना चाहिए? अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काबिश आप। पहली सलाह तो मैं यही दूंगी कि किसी को कोई भी अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम है, वो चाहे वो कोरोना है चाहे इन्फ्लुएंजा है, वो अपने आप को आइसोलेट करे। आप ऑफिस या स्कूल वगैरह में ना जाएं, और जब भी आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मास्क पहन के करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मरीज मास्क पहनता है तो दूसरों को ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है। सो कोई जिसको भी खांसी जुकाम या बुखार आज के दिन है, वो पुराने वाले अपने मास्क की आदत जरूर करें कि अपना मास्क पहन के रखें। पब्लिक एरिया में वैसे भी जो लोग जा रहे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनको कहीं मिलने जाना है या एयरपोर्ट विजिट करना है या हॉस्पिटल विजिट करना है, वो भी अपना मास्क सही तरीके से पहने। अच्छा डॉक्टर सुशीला, एक बात और, क्योंकि जो जिनको हो जा रहा है उनको तो चलिए एहतियात यहाँ पर रखने ही है, लेकिन तेजी से मामले तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो क्या बाहर निकलने वक्त भी लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए? ये वक्त हम उस स्थिति में आ गए हैं क्या कि आप बाजार जा रहे हैं तो आप मास्क लेकर ही जाइए वहां पर, या थोड़ा दूरी बनाकर ही रहिए लोगों से? इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई भी हो, फ्लू में भी और उसमें भी, और खासतौर से अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, सो अगर ये वाली सिचुएशन नहीं होती, ये बढ़ते हुए नंबर की सिचुएशन भी नहीं होती, और आप मुझसे पूछते कि अगर कोई डायबिटिक है वो बाहर जाए तो क्या करे, मैं हमेशा कहती हूँ कि एहतियात रखनी चाहिए। मास्क पब्लिक एरियाज में जहां आप पहन सकते हैं वो पहनिए ना। इसलिए नहीं कि अभी केसेस थोड़े बढ़ गए, क्योंकि ये तो एक एंडेमिक बीमारी है, अब इसके साथ हमको रहना है और इसके स्वभाव के हिसाब से हमको अपना स्वभाव भी बदलना है। ये एक माइल्ड फ्लू की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन यस, मास्क की और हैंड हाइजीन की आदत तो हमारा बिल्कुल, थोड़ा आदतों को बदलना भी यहाँ पर जरूरी है, और एहतियात जितना आप रखें उतना बेहतर यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला आपका कोरोना को लेकर स्थिति के बारे में विस्तार से बताने के लिए, और क्या जरूरी एहतियात हैं वो भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो आज 2 दूनी 4 में फिलहाल इतना ही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया इन बड़ी खबरों को विस्तार से यहाँ पर बताने के लिए।